विजडम ट्री सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। अब हम पहले मॉड्यूल के बारे में आते हैं और जैसे मैंने कहा था कि पहले मॉड्यूल का मतलब ये नहीं कि पहले आपने एनएलपी लाइफ कोच ही करना है। आप एडवांस प्रैक्टिशनर से भी शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के मामले में मैं नॉर्मली इसे पहला मॉड्यूल बोलता हूँ और हम अक्सर जब प्रोग्राम रन करते हैं तो पहला मॉड्यूल हमारा जो होता है 5 दिन का, वो एनएलपी लाइफ कोच होता है। तो एनएलपी लाइफ कोच प्रोग्राम बहुत बेहतरीन अपडेटेड प्रोग्राम है जो ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करता है। तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप क्लोजली देखेंगे और जैसा अगर आप कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में आपको याद होगा, एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में जो सेकेंडरी एरियाज हैं, सेकेंडरी फिल्टर्स हैं, उसमें एक मेजर फोकस आता है। क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान को? पहली चीज़ तो नीड है। नीड तो कोर में है, बिकॉज नीड नेसेसिएट्स बिहेवियर। अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तभी मोटिवेशन होगा या नीड होगी, तभी आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नीड नहीं होगी तो काम करने के लिए बढ़ेंगे भी नहीं, आप उस बिहेवियर के लिए आप बढ़ेंगे भी नहीं। तो नीड्स को समझना एक बहुत ज़रूरी है। तो पहला पार्ट जो कोचिंग का है, अच्छा, पहला पार्ट वैसे कोचिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम पूरी कोचिंग की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कोचिंग को आप यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंटेंट होता है कोचिंग का, कितने सेशंस किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से कोचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल बहुत फ़ायदे का है। और वो लोग जो शायद अभी कोचिंग में नहीं जाना चाहते, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ जब भी आप किसी और के साथ काम कर रहे हो, अनपेड इन अन अनपेड इनफॉर्मल इंटरैक्शन में भी जो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ कोचिंग है, शायद किसी भी कोचिंग प्रोग्राम में वो सिखाए भी नहीं जाते, वो काफ़ी काम आते हैं। तो पहला मॉड्यूल तो कोचिंग का है जिसके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं और कोचिंग के कंटेंट की बात करते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। पहला एलिमेंट तो हमने बोला कि नीड है। इसमें दो तरह की नीड्स हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल नीड। आपके अपने आप से आपके अंदर की क्या ज़रूरत है। जैसे मैस्लो का जो मॉडल है वो इंट्रापर्सनल नीड्स के ऊपर फोकस करता है कि इंसान की अपने आप को भूख लगती है तो खाना खाएंगे, खाने के लिए आपको कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा, किसी से शायद मांगना पड़ेगा या फिर अपने आप से पैसे कमा के फिर खाना खाना होगा। और इस तरीके से मास्लो की पूरे हायरार्की ऑफ नीड के बारे में हम बात करते हैं। उसके अलावा जो एक काफ़ी पावरफुल टोनी रॉबिन्स का मॉडल है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, जो इंट्रापर्सनल नीड्स के बारे में बात करता है। तो इंटरपर्सनल नीड्स के बारे में बात करके, क्योंकि ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं जब आप किसी के साथ काम करते हैं और या फिर कोई भी इंटरेक्शन आपका है, तो आप उसकी ज़रूरत को समझ पाते हैं, तो आपकी एक मेजर जो आपने प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब न्यू बिहेवियर जनरेटर भी आपको शायद याद होगा प्रैक्टिशनर से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी आसानी से आप एक चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल नीड्स हैं, जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं। और इसमें कुछ एक मिथ्स हम तोड़ते हैं, वो जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इंटरपर्सनल नीड्स क्या है? लोग जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो किस क्राइटेरिया पे बनाते हैं और किस तरह की रिलेशनशिप्स रियली काम करती हैं। इसमें विलियम शुट्स की बहुत सुंदर एक बहुत पावरफुल थ्योरी है, इंटरपर्सनल अंडरवर्ल्ड उनकी एक किताब है। और फायर बी करके उनका एक इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने शुरू में किया था, फ्री टू यूज़ हुआ करता था किसी वक्त पे, इस वक्त कॉपीराइटेड है। लेकिन लर्निंग के लिए इट्स ऑलवेज अवेलेबल। तो विलियम शुट्स की जो थ्योरी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरपर्सनल नीड्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप्स को गवर्न करती हैं, आपके बिहेवियर जो रिलेशनशिप में है या फिर दूसरे का किसी का बिहेवियर जो रिलेशनशिप में है उसे वो गवर्न। अब नीड्स के साथ-साथ बैकग्राउंड में एक बहुत दूसरी पावरफुल चीज़ चलती है जो आजकल सोशल मीडिया में आपको अक्सर दिखाई देगा, और वो है फ़ियर। जी हाँ, फ़ियर्स के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब
कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर डर नहीं होता, बिल्कुल। ऑल फियर्स आर लर्नड फियर्स। और 8 तरीके ये एग्जिस्टेंशियल फियर्स होते हैं हमारे साथ। उन फियर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से 8 फियर्स हैं और किस तरीके से आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, किस तरीके से आपकी चॉइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। आपकी अपनी अवेयरनेस जब आप इन 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 डर के बारे में जान लेते हैं और किसी भी मौके पे आप महसूस कर पाते हैं कि अच्छा इस वजह से शायद मैंने ये डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन के साथ काम करना या फिर एक दूसरा एक बेहतर डिसीजन ले पाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हम फियर्स के ऊपर बात करते हैं, कि किस तरीके से ये डर जो है 8 तरीके के आपके बिहेवियर को, आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब इसके बाद बात आगे बढ़ती है और हम जाते हैं मेटा प्रोग्राम्स में। अब मेटा प्रोग्राम्स वैसे आपको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स वर्ड लगेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग हमने बात बात कर चुके हैं कि हम सबके प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ कुछ भी चीज़ करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम होता है, जिसे जो ऑटोमेटिकली चलता है। इसमें जो सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें हम मेटा प्रोग्राम्स। तो ये पर्सनैलिटी डिफाइनिंग प्रोग्राम्स हैं। अब आप में से काफ़ी लोग शायद एमबीटीआई के बारे में जानते हो। उसमें केवल 4 मेटा प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम एमबीटीआई मेटा प्रोग्राम्स के बारे में बोलते हैं। उनका भी किस तरीके से पर्सनैलिटी पे असर होता है और वो किस तरीके से एनएलपी के पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, 4 मेटा प्रोग्राम्स, वो भी आप इस प्रोग्राम में जान पाएँगे। हम ब्रीफली वो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में। तो ये मेटा प्रोग्राम्स आपकी पर्सनैलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन 4 के अलावा 19 और जो मेटा प्रोग्राम्स हैं, जो आपके मोटिवेशंस को डिफाइन करते हैं, जो आपकी चेंज चॉइस को डिफाइन करते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करते हैं, वो मेटा प्रोग्राम्स आपकी पर्सनैलिटी को एक बहुत सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आप उस मेटा प्रोग्राम को, अपने मेटा प्रोग्राम को जान पाएंगे, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बेहतर पता चल जाएगा। कई बार आप एमबीटीआई से जो पर्सनालिटी टाइप सीखते हैं, तो वही काफ़ी रिवीलिंग हो जाता है और आप जानिए कि ये 19 एडिशनल मेटा प्रोग्राम से आप जान जाएंगे अपने बारे में और अपने साथ में रहने वालों के बारे में। अ, वो भी केवल उनकी लैंग्वेज से, क्योंकि हम इसके अंदर लैंग्वेज से बिहेवियर को किस तरीके से समझा जा सकता है, बिहेवियर टाइप्स को, पर्सनैलिटी टाइप्स को कैसे समझा जा सकता है। अगर आपने कभी भी कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया है, तो वो लैंग्वेज से ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके की चॉइसेस बनाई जा रही हैं। तो आप सवाल करके प्रॉपर तरीके से एक मेटा प्रोग्राम एलिसिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इस इंसान की किस तरीके की चॉइसेस होने वाली हैं, किन चीज़ों से वो मोटिवेट होता है, किन चीज़ों से वो अ, पीछे हटता है, और आप अपने कम्युनिकेशन को उसी तरीके से टेलर कर सकते हैं। तो इस केस में बेशक से वो आपका कोई प्रियजन हो या फिर बिजनेस कलीग हो या फिर आपका एक पेइंग क्लाइंट हो, आप इन सब चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेटा प्रोग्राम के बारे में। अब एड के भी नीचे एक बहुत बड़ी चीज़ काम करती है, जिसे मैं नॉर्मली गो नो गो गेज कहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको भूख लगी है और भूख के लिए आपको खाना चाहिए, खाने के लिए आपको पैसा चाहिए। अब ये पैसा आप किसी से छीन के लाएँगे या फिर कोई मेहनत करेंगे, ये डिसीज़न आपकी वैल्यूज़ करती है और आपके वैल्यू सिस्टम। तो इसके अंदर हम वैल्यू सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। वैल्यूज़ और बिलीफ आपस में बंधे हुए हैं, किस क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में हम बात करेंगे और हम बिलीफ चेंज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बिलीफ चेंज की जो टेक्नीक है, वो हम आपको एडवांस प्रैक्टिशनर में बताते हैं कि वो सब मोडालिटीज़ के पार्ट है। लेकिन वैल्यूज़ को जब आप शिफ्ट करते हैं, वैल्यू सिस्टम को जब आप शिफ्ट करते हो, बिलीफ्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है। अब आप कहेंगे कि वैल्यू सिस्टम क्या है, वैल्यूज समझ में आती हैं, तो किस तरीके से वैल्यूज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो वैल्यूज में हम कोई 1.5 से 2 दिन का वक्त हमारा वैल्यूज में है, हम स्पाइरल डायनामिक्स के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं जानने के लिए। तो हम स्पाइरल डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसमें ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तो किस तरीके से ये काम करता है, ये चीज़ क्या है और किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ये हम जानेंगे लाइफ कोच के अंदर। और
नेचुरली एनएलपी में कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उस चीज़ को आप चेंज कैसे कर सकते हैं ये भी साथ में सीख जाते हैं। तो वो टेक्निक्स जिससे आप अनकॉन्शियस वैल्यूज सिस्टम्स को एलिसिटेशन एंड चेंजिंग द हायरार्की, किस तरीके से आप उस वैल्यू सिस्टम को चेंज कर सकते हैं एक कॉन्शियस चॉइस को मानते हुए। इसमें आपका क्लाइंट भी इन्वॉल्व रहता है, आप भी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, मेटा प्रोग्राम्स भी आप चेंज कर सकते हैं बाय द वे। तो उसमें हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं और क्लाइंट से पूरा अ, उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने के बाद में आप किसी को एक्स्ट्रा वर्जन की तरफ लेके जा सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, मैं प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में ये अ, अक्सर बोल देता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने इंट्रोवर्जन से बाहर निकल के जब लोगों से बात करता हूँ और पूरी तरह से एक्सट्रोवर्टेड दिखता हूँ। अ, कई एमबीटीआई ट्रेंड लोग जो मेरे से बात करते हैं और काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी ट्रेनर्स ने भी जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है वो भी अक्सर यही बोलते हैं, सुशील यू आर एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, यू कैन नॉट बी इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन रियलिटी यही है कि मैं इंट्रोवर्टेड रहा हूँ हमेशा से और आज के वक्त में भी मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड हूँ। लेकिन जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, एक किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाकर लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी झिझक नहीं होती। तो ये कोर आप एनएलपी मेटा प्रोग्राम्स के अंदर आप जान पाएंगे। अब मेटा प्रोग्राम्स वैल्यूज के बाद एक मेजर कंपोनेंट आता है स्ट्रेटजीज का। और आप हर चीज़ करने के लिए आपके अंदर आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे आप एक स्पेसिफिक आउटकम स्पेसिफिक तरीके से लेके आप अक्सर हम देखते हैं कि जब कुछ लोग कुछ तरीके की चीज़ों में अक्सर फेल होते रहते हैं अलग अलग बार, और बार बार उन्हें फेलियर मिलता है और इस पर कई बार वो एक निगेटिव स्टेट में भी चले जाते हैं। वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही? तो स्ट्रेटजीज को एलिसिट करना, उनको समझना और उन्हें यूटिलाइज करना। जैसे आप अपने किसी कलीग के साथ काम कर रहे हैं और आपको उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी पता चल जाती है, तो आप इस तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकें एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने में। तो वो स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर सकते हैं। और जो डिफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं, स्पेशली जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप इन स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें चेंज करके आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं एक एक मोर रिसोर्सफुल स्ट्रेटजी। ये थोड़ा लॉन्गिश प्रोसेस है, 2-3 सेशंस इसमें लगते हैं। मेटा प्रोग्राम चेंज, वैल्यू सिस्टम चेंज, इन सब में थोड़ा हम वक्त लेके चलते हैं क्योंकि चेंज के बाद भी हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट चल रहा है और रिजल्ट्स फेवरेबल कितने हैं। और उसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग की कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर तो अगर आपने प्री वर्क अच्छे तरीके से किया है तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे। तो ये सब मेजर एलिमेंट्स हैं एनएलपी लाइफ कोच प्रोग्राम के। और इसमें कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी हैं जो जब आप प्रोग्राम में आते हैं तो उनके बारे में आप जान पाएँगे। बाद में फिर इसका एग्रीगेट करते हैं हम कि किस तरीके से आप इसे पूरी तरीके से ज़िंदगी के अलग-अलग टाइम पे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ विज़डम ट्री एनएलपी लाइफ कोच के बारे में। मैं बड़े स्पेसिफिकली विज़डम ट्री एनएलपी लाइफ कोच बोलता हूँ क्योंकि सारे एनएलपी ट्रेनर्स इसे नहीं कवर कर सकते। तो ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफिक है विज़डम ट्री के लिए। आपसे एनएलपी लाइफ कोच में मुलाकात होगी, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए